अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के हम लोग बहुत सारी चीजों के डिस्कशन में रहते हैं, और आज मैंने जैसा कि बोला, मैं आज गाइडलाइन के ऊपर बातचीत करूंगा। जो प्लान फोल्डर के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में भी हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें मतलब इस टॉपिक को लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे समझा जा सकता है। और क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, और लोगों की प्रॉब्लम ये है, वो डायरेक्ट सेलिंग को जो उनको लगता है उसी अंदाज में देखते हैं और आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीज अपडेट हो चुकी हैं। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो अभी लोगों को पता ही नहीं है, जिसमें से एक है ये हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन, जो भारत सरकार ने जारी की है। ये 2016 में जारी की गई थी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण ये है कि इसके ऊपर 2021 में इन्हीं गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। दोनों का निचोड़ लगभग वही है, जैसा कि पहले जो 2016 की गाइडलाइन जारी की गई थी, लगभग वही चीजें हैं नए नियमों में। लेकिन हमें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इनके 2-4 पॉइंट मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा। तो इसमें एक स्पॉट लाइट मैं अपने एक फोन को कर देता हूं, तो उससे फिर आपको दिखता रहेगा। हाँ जी, अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है गाइडलाइन। तो ये हमें इसको देखना है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की गाइडलाइन है, और ये गजट ऑफ इंडिया में प्रिंटेड है। और इसमें ये 26 अक्टूबर 2016 को इसमें प्रकाशित की गई थी। और इन्हीं गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए 2021 में नए नियम भी बना दिए गए हैं। तो इसी को हम लोग इस पे बातचीत करने वाले हैं। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वित्त मंत्रालय, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, विधिक कार्य विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया गया। दूसरी लाइन में इधर लिखा है, अंतर मंत्रालय समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श व पणधारियों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के विधिक अधिकारों और हितों के संरक्षण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष बिक्री मतलब डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में मॉडल दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकारें प्रत्यक्ष बिक्री संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक तंत्र स्थापित करेंगी। प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियां चलाने वाली किसी भी कंपनी को ये डेट दे रखी है तक उपभोक्ता मामले विभाग को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह इन दिशा निर्देशों का अनुसरण करेगी और अपनी संरचना का विवरण भी उपलब्ध कराएगी। और ये दिशा निर्देश www.consumeraffair.nic.in पर उपलब्ध है। तो ये चीज जो है ये बताती है कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया और इसके ऊपर गाइडलाइन बनाई, और इसको प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग शब्द बार बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। एक दो चीज मैं इधर से पढ़ के बताऊंगा। इसमें जैसा कि शुरुआत में लिखा हुआ है, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को नीतिगत निर्देश प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में दिशा निर्देशों की मॉडल रूपरेखा। इसमें लिखा गया है इधर, इन दिशा निर्देशों को प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश 2016 कहा जाएगा। ये राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन व्यापार मल्टी लेवल मार्केटिंग को विनियमित करने पर विचार करने तथा प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय विपणन, फिर मैं बार बार बहुस्तरीय विपणन व्यापार मल्टी लेवल मार्केटिंग को ही बोलते। कई लोगों को एक भ्रांति है कि डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते। ऐसा भी कई लोग मुझे बीच बीच में मिले हैं जो ऐसा बोलते थे, लेकिन मैंने देखा है, मैंने उनको ये पढ़वाया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को तो सरकार ने ऑथराइज किया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं काम।
डायरेक्ट सेलिंग करना है। लेकिन तो आगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन के संबंध में विद्यमान विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में धोखाधड़ी रोकने और उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकार और हितों का संरक्षण करने हेतु जारी किए जा रहे हैं। क्या चीज? इसके आड़ में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों के और हितों के संरक्षण हेतु बनाए गए, हम लोगों के, आप लोगों के। आगे इसमें हर चीज की परिभाषा दी गई है। इन दिशा निर्देशों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम का मतलब ये समझा जाएगा, उपभोक्ता का मतलब ये समझा जाएगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में है। प्रोस्पेक्ट, संभावना का अर्थ ये समझा जाएगा। प्रत्यक्ष विक्रेता का अर्थ ये समझा जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब संभावना, प्रोस्पेक्ट से तात्पर्य वह व्यक्ति जिसके द्वारा, प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा जिसको प्रत्यक्ष बिक्री अवसर प्राप्त करने की पेशकश की गई है या प्रस्ताव दिया गया है। ये बात मतलब जो एक नए प्रोस्पेक्ट के पास जिसको हम चाहते हैं, बिजनेस बताते हैं, उसकी परिभाषा। कई लोग बहुत सारी चीजें लगती रहती हैं, इसमें हर चीज की परिभाषा दी गई है। आगे दिया गया है प्रत्यक्ष विक्रेता की परिभाषा, जो आप और हम हैं। प्रत्यक्ष विक्रेता से तात्पर्य विधिक रूप से लागू किए जा सकने वाले लिखित अनुबंध के माध्यम से प्रमुख आधार पर प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार चलाने के लिए किसी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति। हम लोग एक डायरेक्ट सेलर के तौर पे आज ऐसे ही नहीं घूम रहे। एक रिटन एग्रीमेंट के माध्यम से हम कंपनी के साथ टाई अप है और कंपनी मतलब हमारा आई कार्ड भी इशू करती है और एक वो प्रॉपर तरीका है पूरा। और हम एक, कई लोगों को लगता है सर हमारा एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ, तो ई एग्रीमेंट हमारे जैसे ही हम आईडी लगाते हैं उस पर हमारा साइन अप होता है। ये सारी शर्तें उसमें लिखी रहती हैं, कंडीशन जो हमारे फेवर में है सारी की सारी, जो हमें एक ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर बनाती है कंपनी का। अब वो जमाने गए जब ऐसे ही मतलब कोई भी घूम रहा था। आज एक ये चीज बहुत बढ़िया आज हो गई। फिर प्रत्यक्ष बिक्री का नेटवर्क बताया है, जिसमें एक वितरण के विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क जो अन्य स्तरों पर ऐसे विक्रेताओं की भर्ती या प्रवेश या प्रायोजित कर सकते हैं जो फिर उनकी सहायता करेंगे। प्रत्यक्ष बिक्री के नेटवर्क को फिर ध्यान से सुनना, व्याख्या करी गई है। प्रत्यक्ष बिक्री का नेटवर्क से तात्पर्य किसी भी बिक्री संस्था द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार चलाने के लिए अपनाया गया संवितरण अथवा विपणन का कोई तरीका। इसमें विपणन का मल्टी लेवल तरीका भी शामिल है। क्लियर है? बिल्कुल, इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग तरीका भी शामिल है, कर सकते हैं इसको भी। तो कई लोग ऐसा भ्रम में डाल देते हैं हमारे कई लीडर्स को कि नहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग तो बैन है। पता नहीं उसे कौन बता के गया उनके कान में, इधर तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, हम तो इसकी मानेंगे, ऐसे कहीं सुनी को तो हम नहीं मानते, है ना। तो मल्टी लेवल तरीका भी शामिल है, बार बार इसमें बोला जा रहा। अब कई लोगों को एक चीज रहती है, एक भ्रम रहता है कि फिर बैन क्या है, वो चीज क्या है जो मतलब सरकार ने बैन करी। तो आपको हम बता दूं, ये है 11वीं क्लोज, पिरामिड स्कीम, ये बैन है। अब कई लोगों को लगता है कि पिरामिड स्कीम मतलब एक ट्रायंगल शेप का एक मतलब ऐसे कोई ट्रायंगल क्या रहता है, त्रिभुज। तो कई लोगों को लगता है जहां पिरामिड की बात आ जाए वहां ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया गया। ये है जी, ये है जी पिरामिड, त्रिभुज। त्रिभुज नहीं है पिरामिड, मतलब पिरामिड की लैंग्वेज मतलब वो स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, ये कुछ और समझाना चाह रहे हैं आप, इसको ठीक से समझना। प्रत्यक्ष विक्रेता से मतलब है, सॉरी पिरामिड स्कीम से के मतलब को क्लियर आप लोग समझ लें। इसमें ये बात नहीं है कि कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसमें एक चीज को बताया गया कि इसके अंदर काम होता क्या है। जैसे अभी समझते हैं, जहां पे एक नेटवर्क बनाया जाए और प्रोडक्ट ना सेल करा जाए वो पिरामिड स्कीम है, और जहां पे नेटवर्क बनाया जाए और इनकम जो दी जा रही है वो प्रोडक्ट की बिक्री से दी जा रही है, तो वो पिरामिड स्कीम को मतलब पिरामिड स्कीम की परिभाषा नहीं मानी जाती।
क्लियर समझना, स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कुछ भी बने, लेकिन उसमें जो पैसा मिले वो जेन्युइन सामानों की बिक्री से मिले तो वो पिरामिड स्कीम नहीं है, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन अगर उसी मॉडल पे सेम स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है लेकिन खाली भर्ती के परिणाम स्वरूप कि तू पैसा लगा दे और पैसा मिलेगा, उस चीज को पिरामिड स्कीम बोला गया। अब देखो इनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अंशदाताओं का एक बहुस्तरीय, पिरामिड स्कीम से तात्पर्य अंशदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क जिसमें अंशदाताओं द्वारा स्कीम में अतिरिक्त अंशदाताओं के कार्य अथवा निष्पादन के लिए भर्ती के परिणाम स्वरूप कोई लाभ, ठीक है जी, भर्ती के ही परिणाम मतलब भर्ती होते जाओ पैसा कमाते जाओ के लाभ कोई लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अथवा अधिक अंशदाताओं को भर्ती किया जाता है। अंशदाता मतलब लोग आगे और लोगों को नामांकित करते हैं और उच्चतर मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं तथा नामांकित किए गए बाकी लोग अंशदाता निम्न स्थान पर होते हैं। इस प्रकार आगे से आगे नामांकन करते हुए अंशदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क स्थापित कर लेते हैं। ये भी बहुस्तरीय नेटवर्क ही होता है जो पिरामिड स्कीम है, लेकिन इसमें खाली लोगों को भर्ती करते रहते हैं, पैसा लगाओ पैसा पाओ स्कीम में इनको कह सकते हैं। अब इन्होंने फिर क्लियर किया है, इसको ध्यान देना सब लोग, अच्छे से समझना, जिसके समझ में नहीं आए वो मुझसे फोन पे पूछ लेना। परंतु पिरामिड स्कीम की ये परिभाषा, ये वाली परिभाषा जो उपयुक्त परिभाषा अभी अभी हमने पढ़ी है, ये परिभाषा उस दशा में लागू नहीं होगी जब अंशदाताओं का मतलब लोगों का कोई नेटवर्क कोई द्वारा कोई लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से एक से अधिक अंशदाताओं मतलब लोगों को नामांकित करके एक बहुस्तरीय नेटवर्क बनाया गया हो जहां वस्तुओं और सेवाओं की अंशदाताओं को बिक्री अथवा उपभोग के परिणाम स्वरूप लाभ होता हो। तो क्लियर बात ये समझाई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब खाली भर्ती के परिणाम स्वरूप लाभ देकर के कोई नेटवर्क बनाया जा रहा है तो वो नेटवर्क बनाना गैर कानूनी है, खाली भर्ती के परिणाम स्वरूप वो पिरामिड स्कीम कहलाएगा। लेकिन यदि सेम मॉडल पे नेटवर्क बनाया गया है, लोगों के बाद लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो कहां से दिया जा रहा है, भर्ती के वस्तुओं की बिक्री के परिणाम स्वरूप, ये रहा वस्तु अथवा सेवाओं की बिक्री से जो दिया जा रहा है, तो वो फिर पिरामिड स्कीम नहीं है। फिर वो क्या है, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग है, वो डायरेक्ट सेलिंग है और डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग मेथड पर होती है, इसको किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर। तो आपके समझ में आ गई क्या चीज बैन करी गई है? बैन करी गई है वो स्कीम है जो प्रोडक्ट नहीं बेचती थी, आप ऐसे ही पैसे लगा दो जी, 10,000 लगा दो इतने रुपए महीना आने लगेंगे, 50,000 लगा दो साहब, 1 लाख लगा दो साहब इतने महीना आने लगे, ये चीजें बैन कर दी गई है। और कई बार जैसे बाइक बूट क्लिक वाली इन चीजों को बैन करा गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को बैन नहीं किया गया है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए तो ये पूरा चिट्ठा बनाया गया है जिससे बढ़े ये काम। क्लियर है, सारे लोगों के समझ में आ गई बात। इसके अलावा ये पूरी चीजें आगे तक इसमें हालांकि सारी अच्छी हैं, लेकिन इसको मतलब बहुत ज्यादा फिर प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय के स्थापना के लिए शर्तें दे दी गई हैं, कुछ ये मतलब जो एग्रीमेंट साइन होगा तो इसका भी समझौते को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुरूप प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब लोगों के फेवर में कर दी गई वो चीज। प्रत्यक्ष विक्रेता के कुछ कर्तव्य समझा दिए गए। प्रत्यक्ष विक्रेता अपने पहचान पत्र वगैरह साथ रखने चाहिए और अपने वो मतलब अनुमति लेकर के जाएं, ऐसी छोटी छोटी चीजें प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए बता दी गई है, ये कर्तव्य बता दिए गए हैं। कुछ चीजें बैन करी गई हैं, प्रत्यक्ष विक्रेता ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, भ्रामक कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सकता, भ्रामक झूठे कपटपूर्ण और अनुचित नियुक्ति पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब लोगों को भ्रम में रखना, ये चीजें करने को बैन करेगी। झूठ वूठ का मतलब प्रचार करने के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों को तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे, सेफ शॉप वाले तो बहुत जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। तो ये किन लोगों के लिए मुश्किल हुई है जो इसकी आड़ में अनाप शनाप वादे करे जा रहे थे और बहुत सारी बात।
तो ये सब चीजें बता दी गई है और प्रत्यक्ष बिक्री चलाने वाली कंपनियों द्वारा ये पूरा ले लिया गया है। ये कंपनी का नाम, CIN नंबर, निदेशक मंडल के पता, ब्यौरे, और ये चीज जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, उस पे जो वो 457 कंपनियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में जिसमें चौथे नंबर पे सेफ शॉप का नाम है, अक्सर बताया जाता है, चौथे नंबर पे सेफ शॉप के सामने एक ब्लू आइकन होता है, जब उसको क्लिक करोगे तो ये पूरी डिटेल उस पर खुल के आ जाती है। ये सारा आप देखो पूरा, कई लोग बोल रहे डिटेल चाहिए, डिटेल तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे पड़ी है, सभी कंपनियों की पड़ी है, और हमारी दमदार सेफ शॉप कंपनी की पड़ी है, इसी मॉडल पे पड़ी है, यही पॉइंट सारे, और यहाँ आगे सेफ शॉप, इनका नाम, एड्रेस और डायरेक्टर्स, और ये हमारा मतलब क्या काम करती है, क्या पूरा दिया हुआ है। तो आज ये चीजें इतनी प्रॉपर तरीके से हो गई है। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूं। इसमें ऐसा होता है, जब ये किसी तरह की चीजें मतलब गवर्नमेंट के दस्तावेज होते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई भी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया गया है बिल्कुल, क्योंकि कानूनी बहुत सारे मसले रहते हैं। तो इसमें एक लास्ट में एक पन्ना दिया गया है, इसमें जुड़े हुए, इससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रत्यक्ष विक्रेता की परिभाषा में ये कहा गया है कि प्रत्यक्ष विक्रेता से तात्पर्य विधिक रूप से लागू किए जा सकने वाले लिखित अनुबंध के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति हो। तो इसमें सवाल किया गया डिजिटल और ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या व्यवस्था है। तो आगे उत्तर दिया गया है लिखित अनुबंध में ई कॉन्ट्रैक्ट व डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है तथा वह भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के उपबंधों के अनुसार शासित किए जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन वैसे ही होता है, बिल्कुल भाई साहब, अभी लोग अपडेट, वही मैं बात कर रहा हूं कि हमें अपडेट होना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ई कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरी की पूरी लीगल मान्यता है। जो हम बैठ के जो एग्रीमेंट करते हैं, ई एग्रीमेंट को भी वही व्यवस्था है। कुछ लोगों ने जो अभी मकान वगैरह की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई होगी, तो ई हमारे वो जो स्टाम्प आते थे, तो पहले तो स्टाम्प आते थे और कागज के, और अभी ई स्टाम्प भी आते हैं, हमने सुना होगा ई स्टाम्प खरीद लिए। तो ऐसे ही ये ई कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं उपबंधों पर आधारित है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इस चीज का प्रावधान कर दिया गया है कि ई कॉन्ट्रैक्ट की भी वही मान्यता है। तो अब आपको समझ में आ गया, हम सारे लोग एक बढ़िया अच्छे अनुबंध में बंधे, ऐसे ही नहीं मतलब घूम रहे। हम अगर कंपनी से अप्लाई करें तो हमारा एक आई कार्ड बन सकता है, और वो आई कार्ड सब पे अनिवार्य हो। बढ़िया तरीका यही है, प्रॉपर तरीका, और है सीनियर लीडर्स पे सबके पास, और वो आपकी पूरी डिटेल रखेगा, और वो आपको एक अधिकार देता है कि आप किसी के पास भी जाकर के अपना आई कार्ड दिखा करके अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। आप एक सम्मानित बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं। तो ये सब चीजें, तो ये बातें इसमें और सारी अच्छी हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमें इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो अभी हम इसको अपने साथ रख सकते हैं। इसको हम रखते ही हैं साथ में, है ना। और कई बार व्यक्ति जब ऐसी बातें करता है, कोई लीगलिटी को लेकर बात करता है, तो हम इसको लेकर के बैठ जाते हैं और इसको खोल करके पढ़वा भी देते हैं। तो FIM में इसको हम दिखा देते हैं, है ना। तो इसको हम एज अ टूल अपने साथ रखते हैं, और जो लोग हैं, जो भी ज्वाइन होते हैं हमारे नए साथी, उनको हम इसको मतलब उपलब्ध भी कराते हैं एज ए टूल। और जो पूरी टूल किट जो हमारी 600 रुपया का लगभग उसका आ रहा है, उसमें ये भी शामिल है। ये आपके पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन इसकी कुछ लाइनों को अगर हम अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लेंगे हाईलाइटर से, तो फिर आसान रहेगा उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को एक मैसेज देना कि हम लोग जो आज कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये उस जमाने की डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जबकि आप बात कर रहे हैं, ये नए जमाने की डायरेक्ट सेलिंग है। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो और मैं अभी आपके बीच में प्ले करूंगा, और उसको भी बस मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो अशोक सर हाथ उठा करके बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है जी गुरु जी, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ,
ये थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे और बहुत सारे लोग तो समझ ही जाएंगे, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब करूंगा, आप निश्चिंत रहें। Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. ये व्यक्ति जो आज आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अब इनका नाम भी आपके सामने शो हो रहा है, कुछ लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अमिताभ कांत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के। नीति आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है जो योजना आयोग भी जिसको कहते थे, बहुत दिन इसके अध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी रहे और लोग उनके नाम से जानते हैं इसको। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम, मतलब एक ये समझ लो भारत की अर्थव्यवस्था को प्लानिंग करने की बहुत सारी चीजें की अथॉरिटी इस नीति आयोग के पास रहती है। एक गवर्नमेंट की बॉडी है ये, और इसके सीईओ कौन व्यक्ति होता होगा, आप अंदाजा लगा लो कितना सीनियर लेवल का आईएएस व्यक्ति होता होगा। और ये कुछ बता रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर मतलब एक मतलब स्पीच दे रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये इनके माध्यम से समझने का हमें मौका मिल रहा है। और ये गाइडलाइन के ऊपर भी बोलेंगे अभी, जो अभी मैंने गाइडलाइन आपको दिखाई। It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. ये बोल रहे हैं कि मुझे खुशी है मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होकर के आज मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मेजर ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का। It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really भारत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये उसके बारे में बता रहे हैं। बोले नौकरियां देना है सबसे बड़ा चैलेंज। about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. अगर नौकरियां नहीं दी गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नौकरी देना इतना आसान भी नहीं है, ये कह रहे हैं। And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because महिलाएं, बहन जी ध्यान दें सारे, कल महिला मतलब वो भी था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो महिलाओं को सैल्यूट कर ही रही है भैया लगातार। अब भी देखना ये महिलाओं के बारे में भी कई बातें बहुत तगड़ी बोल रहे हैं। in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. जीडीपी में केवल महिलाओं का अभी तक जो योगदान है केवल 17% है, देखो। And worldwide average is around 40%. दुनिया में एवरेज 40% है, हमारे भारत में भी महिलाओं का योगदान केवल 17% है जीडीपी में। अब देखना 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. 24% महिलाएं काम करती हैं भारत में, कामकाजी महिलाएं केवल 24% हैं अभी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 17% है ओवरऑल। And unless and until we don't, as a conscious policy, have gender parity, there is many more women to become economic drivers of growth.
हमें एक It will be ऐसी very योजना difficult for बनानी India पड़ेगी जिससे महिलाएं भी to उसकी grow. ग्रोथ And में, actually, if we are able to create gender parity, have 40% women working, will be हमें 40% महिलाएं वर्किंग करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये बता रहे adding $700 billion to India's GDP. हैं। 700 ऐड हो जाएंगे अगर 40% महिलाएं काम करने लगी इंडिया में। ये इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा प्रभाव आ जाएगा। So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are यंग पॉपुलेशन को जॉब देने के लिए हमें इतनी सारी ग्रोथ करनी पड़ेगी। passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, जो पॉपुलेशन है, एक ऐसा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में कि हमारी पॉपुलेशन यंग है और अभी 2040 तक ये यंग ही होती जाएगी। यूथ बहुत ज्यादा है हमारे पास, यंग पॉपुलेशन। यूरोप और अमेरिका में अभी ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इंडिया तो राज करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको नौकरियां दिया जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इस बात को करें। if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. अगर आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो यद्यपि अगर ये नहीं किया गया तो इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर युवाओं को काम पे नहीं लगाया जाएगा तो डिस्ट्रक्शन में लगेंगे। अगर फायदा लेना है तो So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. हाँ जी, लोगों को नौकरी देने के दो ही तरीके हैं। लोगों को रोजगार देने के, नौकरी नहीं, रोजगार देने के। या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ाओ, या दूसरा क्या बताया है जी, क्या बताया? डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम और आप कर रहे हैं। और कौन बता रहे हैं? दोबारा इनका नाम पढ़ लो, अमिताभ कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग, ये बता रहे हैं। और हम किसकी गली मोहल्ले के वो चतुर सिंह की, वो तय करेंगे कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग होगा कि नहीं होगा, किस चक्कर में पड़ गए, क्यों, तुम्हारे लेवल का काम था क्या, तुम जोड़ने निकल पड़े हो क्या, वो तय करेंगे। यही अंतर है लोगों का। बस हमने इन लोगों की बातों को मान लिया और जब उनको भी दिखाते हैं ना, धुआं निकल जाता है लोगों को। तब तक चलती है वो जुबान जब तक उन्हें सही फैक्ट फिगर दिखाई नहीं जाते, नहीं तो फिर नहीं चलती। सच है ये। लेकिन आपको और हमें इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी और देखो ये क्या क्या बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ध्यान से सुने सभी लोग। You people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are not doing chit fund. ये चिट फंड उसी बात को कह रहे हैं दूसरी को, जो इसमें पैसा लगाओ पैसा पाओ स्कीमें होती हैं। अब आगे और बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बात। You are doing a very respectable profession. समझ गए सब लोग? You are doing a very respectable profession। और फिर समझ लो कौन बोल रहा है। और गली का चतुर सिंह तो ये कह रहा था बेकार है जी, तुम्हारी मतलब पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेगा ये काम। और ये कह रहे हैं आप रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन में। You are economic drivers of growth for India. आप सारे लोग, आपको कह रहा है इकोनॉमिक ड्राइवर हो आप भारत की ग्रोथ के। कैसे हल्के में ले सकते हैं? बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग की। ये अभी बोल रहे हैं इस बात को। We respect that, and that has now been recognized. हाँ, ये अभी रिकॉग्नाइज हो चुका है। That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy. इस गाइडलाइन को इशू करके गवर्नमेंट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया है कि आप इंडियन इकोनॉमी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के बड़े प्लेयर हैं। इन गाइडलाइन को इशू करके गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया है। That you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And then आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, you are creating jobs. therefore,
getting out with these guidelines were very important, and these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. समझ में आ गई बात? ये सब स्टेट को भी गाइडलाइन दे दी गई हैं और सब स्टेट इसको मान रहे हैं क्योंकि ये गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करी है। दोबारा सुनो, इसको तो सुनने में बड़ा मजा आता है बात को। अच्छा, ये पूरी हो गई, अभी चले। Recognize that you are, government has by issuing these guidelines clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important, and these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. हाँ जी, क्या समझ में आई बात आप लोगों को? आई ना कुछ समझ में? अभी एक और चलाते हैं बस छोड़। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। ये कौन है? मनीष सिसोदिया है, ये दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं कहीं जाता हूं तो लोगों से क्या, तो वो क्या जवाब देते हैं? 99.9% लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं? 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। मेरा सवाल हर जगह यही होता है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम से हमें निकालना है कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुपर पावर बनने, ये बड़ा विजन है, बड़ा ड्रीम है। हम देशभक्ति की बात करते हैं ना कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है, और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। हाँ जी देशभक्तों, हम चाहते हैं कि एक छोटी सी एक वीडियो और, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे भी आप लोग परिचित हैं, है ना? और अभी इनकी सुनते हैं। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016-7
2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. 200 महिला This is रोज a commendable ज्वाइन achievement, हो रही है. and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है. हाँ जी, तो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, इन सारी बातों को सुन करके गर्व होता है नहीं अपनी इंडस्ट्री? गाइडलाइन को हमने जाना, नीति आयोग के सीईओ बोल रहे हैं यू आर द मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, you are doing a respectable job, respectable profession. मनीष सिसोदिया जी आते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री, वो बोलते हैं कि आज आप देशभक्त लोग वो हैं जो आज लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी ढूंढने वाला देशभक्त नहीं है. वो कह रहे इतने लोग बॉर्डर पे शहीद नहीं होते जितने आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी रोजगारी से हताश होकर, चीजों से हताश होकर. आप मतलब आज ऐसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है जो लोगों को रोजगार दे सके. कभी सोचा था हमने कि हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे? सेफ शॉप को सैल्यूट है उस अपॉर्चुनिटी को और उस दिन को जिस दिन हमने इसे ज्वाइन किया था. और एक नौकरी और मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी चीज देते हैं, एक अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छी मतलब एटीट्यूड, क्या क्या नहीं, एक एजुकेशन, क्या नहीं मिलता सेफ शॉप के माध्यम से. और एक व्यक्ति इसको ऐसे ही हल्के में ले जाएगा. वो तो कह रहे हैं आप मतलब देशभक्त पैदा करने की जरूरत है आज ऐसे. फिर ये अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आज क्या से क्या इंडिया में करके दिखा देगी. महिलाओं के लिए बोल रहे हैं 200 महिलाएं प्रतिदिन ज्वाइन हो. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी जॉब क्रिएट करी, कितने सारे रोजगार क्रिएट कर रही है इंडिया में. वो बता रहे हैं 20 मिलियन लोग 2025 तक, है ना, डायरेक्ट सेलर होंगे. ये अनुराग ठाकुर जी ने कहीं से तो सोच समय कुछ तो बोला होगा. ऐसे ही मतलब कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा. फिर 200 महिलाएं प्रतिदिन कैसे ज्वाइन होती है? अभी तो पिछले आंकड़े हैं, अगले तो इससे बड़े हैं. फिर लोगों को वैसे ही नहीं, कोई नहीं जुड़ रहा. तो मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि इन लोगों की सुने. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें कौन ड्राइव करेगा, कौन चलाएगा. हमें गली मोहल्ले का चतुर सिंह ड्राइव करेगा या ये इतने विजनरी लोग हमें ड्राइव करेंगे? ये तो किसी जन्म के सौभाग्य हमारे कि हमें इन चीजों पे डिस्कस करने का ऑप्शन मिल रहा है, मौका. नहीं तो कौन करने देता हमें? बोले जाओ सुबह ड्यूटी पे जाओ, अब वहां जाओ, अब ये न्यूज सुन लो, अभी अखबार पढ़ लो, अभी देखो ये मर गया, ये गिर गया, ये लूट हो गई, ये डकैती हो गई, और जाओ 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 टिफिन लेके भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ. आओ 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 जल्दी से आओ, अपने बच्चों को देखो. शाम को लौट के 3 घंटे टीवी के सामने लेटा रहे. टीवी पे क्या देख, बोले यूक्रेन में ही क्या हो रहा, क्या लेना क्या देना, घुसे हुए हैं. जो चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं. एक बहुत बड़ी चीज हमसे छुपा ली गई. कल सुरजीत महागुरु जी के साथ में था, एक चीज मुझे जानने का मौका मिला. काम 2 तरह के होते हैं, तो पर्सनैलिटी बेस्ड काम और एक सिस्टम बेस्ड काम. पर्सनैलिटी बेस्ड काम एक लिमिटेड क्षमता है एक व्यक्ति की, कितना भी बढ़ा ले एक लिमिटेड है. आप एक एग्जाम्पल से समझो, एक आदमी कितना वजन उठा सकता है ऐसे अपने दम पे? 20, 30, 50 किलो. और एक सिस्टम, छोटी सी ट्रॉली उसके पास, वो 500 किलो वजन को ले जाता है ना उठा. एक छोटे पहियों की ट्रॉली हो. तो हमें सिस्टम बेस्ड काम करने सिखाए नहीं गए, हमें ये सिखा दिया गया है पर्सनैलिटी बेस्ड काम करो और इसी से होना जो होना है. और हम पर्सनैलिटी बेस्ड कामों में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, दमखम लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं पूरा. और दुनिया के कुछ लोग सिस्टम बेस्ड कामों को कर रहे हैं, और सिस्टम बेस्ड कामों के परिणाम बहुत भयंकर हैं. छोटे से एग्जाम्पल से आपने समझा. एक ही इंसान 500 किलो वजन को इधर से इधर लेके चला जाता है, उस छोटा सा सिस्टम उसके पास होता है. और एक पर्सनैलिटी बेस्ड आदमी उसको 50 किलो के बोरे को उठा के घूमेगा, उसका मतलब दम और भर जाएंगे उसमें. तो हमें इन चीजों से दूर रख दिया गया. देखो कमाल की बात. और हम खुश हो रहे हैं, हम तो अकलमंद दुनिया भर के.
अरे भैया कुछ नहीं रखा इन बातों में जिन्हें तुम बताने आए, अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में जिन्हें तुम कर रहे हो। उन पे बोल दिया करो, उन बातों को थोड़ा समझ लो। ये किसी जन्म के पुण्य है हमारे कि हम इन बातों को बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो हमें तो नंबर ही नहीं आने देते लोग। और ऐसे निकल जाती चुटकी में जिंदगी, और निकल गई कितने लोग। 12 साल में हम दे चुके पर्सनैलिटी बेस्ड काम को नौकरी। अब अगर उससे कंपेयर करें तो बेरोजगारों से तो ठीक ही हूं मैं, लेकिन पर्सनैलिटी बेस्ड काम पे ही तो हूं। सिस्टम बेस्ड काम जिन्होंने 12 साल में कर लिया भाई साहब, हस्ती बन गए लोग, हस्ती। और हम 12 सालों में कहां पहुंचे हैं? अगर सच्चाई तो ये है कि कहीं नहीं पहुंचे। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, सेल्स ऑफ बिजनेस को हल्के में नहीं ले। पहला निवेदन, आपको कम है इसकी नॉलेज तो और लो, और ज्यादा लो। हम बैठे हैं, हमारे और अपलाइन बैठे हैं, बाकी इंटरनेट बाबा बैठा है। आज क्या नहीं है हमारे पास? अगर हम लेना चाहें तो अपनी समझ बढ़ाओ, अपनी समझ बढ़ाओ, इसको बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए लेकर के फैक्ट फिगर आंकड़े तथ्यों में घुसो, उनको निकाल के लाओ और इनको प्रेजेंट करना सीखो लोगों के सामने। और आप फिर पाओगे कि आपका बिजनेस फिर चल पड़ा और सिस्टम ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में तो हम अकेले ही रहते हैं, हमें कहां सर सिस्टम बेस है काम, हमारा पर्सनैलिटी बेस ही है। मैं जाता हूं, मैं ही प्लान दिखाता हूं। 3 लोग मैंने ज्वाइन कराए थे, वो भी काम नहीं कर रहे, 3 ही कर देने चाहिए। मतलब ये संभावनाओं का बिजनेस है। कुछ दिन तो विश्वास करके काम करो। 3 भी कर सकते हैं और 10 भी नहीं कर सकते, 11वां करेगा आके। अब बताओ क्या करे? एक के लिए पहला ही करने लगा, एक को 11वां करेगा। क्या करे? 12वां करे, 20वां करे तो क्या लोगों की कमी आ रही है? तो ये है, करेंगे सारे लोग। बाकी अब जो भी मीटिंग्स होंगी इतनी दमदार होंगी, इससे कम कोई सी नहीं होने वाली। आने वाले दिनों में लगातार मीटिंग्स होंगी और आप इस पोर्टल को भर के रखो और अपने लोगों को बैठा कर उनसे पूछ लिया करो फिर क्या आपने सीखा, क्या किया। और ऐसे करके ऐसे कोर कमांडो पैदा हो जाएंगे अपनी टीमों में जो ना तो डिगेंगे, और लोगों के सवालों का तो सवाल तो है ही नहीं यार। हमने सिर चढ़ा रखे हैं लोग खामा खा, सवाल है ही नहीं। हमने कमजोरी अपनी इतनी कर रखी है, बुक हम पढ़ते नहीं है, मीटिंग में हम आते नहीं है और सिस्टम की बातों को मानते नहीं, और फिर हमारे लोग सर चढ़ के बोलते हैं। फिर हम कहते हैं साहब हो नहीं रहा। तो थोड़ा सा आप सिस्टम का हेल्प लो, ट्रेनिंग मीटिंग की हेल्प लो। हम बहुत बड़े बिजनेस में है, ये विश्वास रखो। आप सब लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।